हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज जो हम आप लोगों के बीच कहानी लेकर आए हैं, बहन ने भाई को जान बचाने के चक्कर में अपने जिस्म को बेच दिया। वह एक साधारण लड़की थी। लगता था कि वह पहली बार इसी तरह का काम कर रही थी, क्योंकि उसी के चेहरे पर घबराहट के भाव थे। उसी के कपड़े भी साधारण थे और कई जगह से फटे हुए थे। और संजय, चल यार, आज मजा करेंगे। बार से बाहर निकलते समय उमेश संजय से बोला। दिनेश भी उनके साथ था। संजय ने कहा, मैंने पहले ही बहुत ज्यादा शराब पी ली है और अब मैं इस हालत में नहीं हूँ कि कहीं जा सकूं। उमेश और दिनेश ने संजय की बात नहीं सुनी और उसे पकड़कर जबरदस्ती कार में बैठाया और एक होटल में जा पहुंचा। ना वह पहुंचकर उमेश और दिनेश ने एक कमरा लिया। उन दोनों ने पहले ही फोन पर इंतजाम कर लिया था, तो होटल का उनके कमरे में एक लड़की को लिया। उमेश ने उसे पैसा दिया। वह लड़की को वहीं छोड़कर चला गया। वह एक साधारण लड़की थी। लगता था कि वह पहली बार इस तरह का काम कर रहा था, क्योंकि उसी के चेहरे पर घबराहट के भाव थे। उसी के कपड़े भी साधारण थे और कई जगह से फटे हुए थे। संजय उसी लड़की का एक झटका देखा तो उसे उसी में मासूमियत और घबराहट के मेलजोल भाव नजर आ रहा थे, जबकि उमेश और दिनेश उसी को केवल हवस के नज़र से देखा जा रहा था। तभी उमेश लड़खड़ाता हुआ उठा और दिनेश और संजय को बाहर जाने के लिए कहा। वो दोनों बाहर आ गया। अब कमरे में केवल वह लड़की थी और उमेश थे। उमेश ने अंदर से कमरा बंद कर लिया। संजय को यह सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उमेश और दिनेश ने इतनी ज़्यादा शराब पी ली थी कि उन्हें होश ही नहीं था कि वो क्या कर रहा है। काफ़ी देर हो गई तो संजय ने दिनेश के कमरे में जाकर देखने को कहा। दिनेश शराब के नशे में चूर था। लड़खड़ाता हुआ कमरे के दरवाजे पर पहुंचा तो उसे खटखटाने लगा। काफ़ी देर बाद लड़की ने दरवाज़ा खोला। उसी लड़की ने दिनेश से कहा कि उसी का दोस्त सो गया है, उसे उठा लो। नशे की हालत में चूर दिनेश उस लड़की की बात सुनने की बजाय पकड़कर उसे अंदर ले गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। संजय दूर बरामदे में बैठा यह सब देख रहा था। दिनेश को भी कमरे में गए काफ़ी देर हो गई तो संजय ने दरवाज़ा खटखटाया। इसी बार भी उसी लड़की ने दरवाज़ा खोला। वह अब परेशान दिख रही थी। उसी ने संजय की तरफ देखा और कहा, बाबू कर भी नहीं रहे हैं और मेरा पैसा भी नहीं दे रहे हैं। मुझे पैसा की ज़रूरत है और जल्द घर भी जाना है। कहते हुए उस लड़की का गला बैठ सा गया। संजय ने लड़की को अंदर चलने को कहा और थोड़ा देर में उसी होटल के दूसरे कमरे में ले गया। उसी ने जाते हुए देखा कि उमेश और दिनेश शराब में चूर बिस्तर पर पड़े थे। संजय ने दूसरे कमरे में उस लड़की को बैठने को कहा। लड़की घबराते हुए बैठ गई। वह थोड़ा जल्दी में लगे रहते थी। संजय ने उसे पास रख पानी पीने को दिया, जैसे वह एक सांसे में ही पी गई। पानी पीने के बाद वह लड़की खड़ी हुई और संजय से बोली, बाबू अब जो करना है जल्दी करो, मुझे पैसा लेकर जल्दी घर जाना है। संजय को उसी की मासूम बातों पर हंसी आ रही थी। उसी ने वैसे पैसा दे दिया तो उसे ने पैसा रख लिया और संजय को पकड़कर बिस्तर पर ले गई और अपने कपड़े उतारने लगी। संजय ने उसका हाथ पकड़ और कपड़े खोलने को मन किया। लड़की बोली, नहीं बाबू, कस्तूरी ऐसी लड़की नहीं है जो बिना काम को किसी से भी पैसा ले ले। मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन भीख नहीं लूँगी। संजय अब बोला नहीं पा रहा था। तभी कस्तूरी ने संजय का हाथ पकड़ा और उसे बिस्तर पर ले गई। यह सब इतना जल्दी में हुआ कि संजय कुछ कर नहीं पाया।
कस्तूरी ने जल्दी से अपने कपड़े उतारी और संजय के भी कपड़े उतारने लगी। अब कस्तूरी संजय के इतने नजदीक थी कि उसी के मासूम चेहरे को वह बड़े प्यार से देख रही थी। वह कस्तूरी की किसी बात का विरोध नहीं कर पा रहा था। उसी के मासूम हाव भाव और चेहरे से संजय की नज़र हटती तब तक कस्तूरी वह सब कुछ कर चुकी थी जो पति पत्नी करते हैं। कस्तूरी ने जल्दी से कपड़े पहनने और होटल के कमरे से बाहर निकल गई। संजय अभी भी कस्तूरी के ख्याल में खोया हुआ था। समय बीतता गया लेकिन संजय के दिमाग में कस्तूरी निकल ही नहीं पा रही थी। एक दिन संजय बाजार में सामान खरीद रहा था। उसी ने देखा कि कस्तूरी भी उसी के पास के ही दुकान से सामान खरीद रही थी। संजय उसी को देखकर खुशी हुआ। उसी ने कस्तूरी को आवाज़ दी तो कस्तूरी ने मुड़कर देखा और फिर दुकानदार से सामान लेने में जुट गई। संजय उसी के पास पहुंचा। कस्तूरी ने संजय की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। कस्तूरी ने सामान खरीदा और दुकान से बाहर निकल गई। संजय उसे पीछे से आवाज़ देते रहा लेकिन उसी ने अनसुना कर दिया। कुछ दिन बाद संजय को कस्तूरी फिर दिखाई दी। उसी दिन संजय ने कस्तूरी के हाथ पकड़ लिया और उसी भीड़ से दूर खींचकर ले गया और उसी से उसकी पिछली बार की हरकतों के बारे में पूछना चाहा तो संजय के पैरों की जमीन खिसक गई। उसी ने देखा कस्तूरी का चेहरा पीला पड़ चुका था और वह बहुत कमज़ोर हो गई थी। उसी ने अपना पेट छिपा रहा था जो कुछ बाहर दिख रहा था। कस्तूरी वहाँ से जाने के लिए संजय से जोर जुर्म कर रही थी। संजय ने किसी तरह उसे शांत किया और भीड़ से दूर एक चाय की दुकान पर बैठाया। संजय ने गौर से कस्तूरी के चेहरे की तरफ देखा तो उसका दिल बैठ गया। कस्तूरी सचमुच बहुत कमज़ोर थी। संजय ने कस्तूरी से उसी की इस हालत के बारे में पूछा तो पहले तो कुछ नहीं बोली लेकिन संजय ने प्यार से उसी के सर पर हाथ फेरा तो वह रोने लगी। संजय कुछ समझ नहीं पा रहा था। कस्तूरी ने अपनी आंसू पोंछी और बोली, बाबू मेरी यह हालत उसी दिन से है जिस दिन आप और आपके दोस्त मुझे होटल में मिले थे। संजय ने उसी के तरफ सवाल नज़रों से देखा तो वह फिर बोली, बाबू मैं कोई धंधे वाली नहीं हूँ। मैं उस गंदे नाले के पास वाली कच्ची झोपड़पट्टी में रहता हूँ। उस दिन पुलिस मेरे भाई को पकड़ कर ले गया था क्योंकि वह गली में चरस गांजे बेच रहा था। उसे जमानत पर छुड़ाना था और मेरे माँ बाप के पास पैसा नहीं थी। अब मुझे ही कुछ करना था। मैंने अपने पड़ोसी में सबसे पैसा मांगा लेकिन किसी ने नहीं दिया। थक हार कर मैं बैठ गई तो मेरी एक मौसी बोली कि इस बेरहम ज़माने में कोई मुफ्त में पैसा नहीं देता। मौसी की यह बात मेरी समझ में आई और मैं आप और आपके दोस्त तक पहुंच गई। कस्तूरी चुप हुई तो संजय ने अपने चेहरे के दर्द को छुपाता हुआ पूछा, तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? कस्तूरी ने कहा, बाबू यह जानकर आप क्या करोगे? यह तो मेरी किस्मत है। संजय ने फिर जोर दिया तो कस्तूरी बोली, बाबू उस दिन आपके दिए गए पैसे से मैं अपने भाई को हवाला से छुड़ा ली तो भाई ने पूछा कि पैसा कहाँ से आए। मैंने झूठ बोला दिया कि किसी से उधार लिए हैं। थोड़े देर चुप रहने के बाद वह फिर बोली, बाबू सब ने पैसा देखा लेकिन मैंने जो जिस्म बेचकर एक जान को अपने शरीर में आने दिया तो उसे सब नाजायज़ कहने लगे और जिस भाई को मैंने बचाया था वह मुझे धंधे वाली कहने लगा और मुझे मारने लगा। वह मुझे रोज ही मारता है। यह सुनकर संजय के कलेजे का खून सूख गया। इसी सब के लिए
वह खुद को भी कसूरवार मानने लगा। उसी के आंखों में भी आंसू झलक आए थे। कस्तूरी ने यह देखा तो वह बोली, बाबू, इसी में आपका कोई कसूर नहीं है। अगर मैं उस रात आपको जिस्म नहीं बेचती तो किसी और को बेचती, लेकिन बाबू उस दिन के बाद से मैंने अपना जिस्म किसी को नहीं बेचा। यह कहते हुए वह चुप हुई और कुछ सोचकर बोली, बाबू, उस रात आपके अच्छे बर्ताव को देखकर मैंने फैसला किया था कि मैं आपकी इस प्यार की निशानी को दुनिया में लाऊंगी और उसी के सहारे जिंदगी गुजार दूंगी, क्योंकि हम जैसे गरीब लड़कियों को कहाँ कोई प्यार करने वाले जीवन साथी मिलते हैं। इतना कहकर कस्तूरी का गला भर आया। वह आगे बोली, बाबू, यह आपकी निशानी है और मैं इसे दुनिया में लाऊंगी, चाहे इसी के लिए मुझे मरना ही क्यों ना पड़े। इतना कहकर वह तेजी से उठी और अपने घर की तरफ चल दी। यह सुनकर संजय जैसे जम गया था। वह कहकर भी कुछ नहीं कह पाया। उसी ने फैसला किया कि कल वह कस्तूरी के घर जाकर उसी से शादी की बात करेगा। लाज लग रहा था। सुबह संजय जल्दी उठा और बेहोश सा कस्तूरी के घर की तरफ चल दिया। वह उसी के मोहल्ले के पास पहुंचा तो एक जगह बहुत भीड़ जमा था। वह किसी अनहोनी के डर को दिल में लिए भीड़ को चीर कर पहुंचा तो उसी ने जो देखा तो जैसे उसी का दिल बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। कस्तूरी जमीन पर पड़ी थी। उसी की आंख खुली थी और चेहरे पर वही मुस्कुराहट। संजय ने जल्दी से पीछे की। क्या हुआ? तो किसी ने बताया कि कस्तूरी के भाई ने उसे चाकू से मार दिया है, क्योंकि सब कस्तूरी के पेट में पल रहे बच्चे की वजह से उसे बेइज्जत करते थे। संजय पीछे हटने लगा। अब उसे लगने लगा कि वह गिर जाएगा। तभी पुलिस का सायरन ने लोगों को भीड़ हटाने लगी। संजय पीछे हटते हुए कस्तूरी को देख रहा था। उसी का एक हाथ अपने पेट पर था और शायद वह अपने प्यार को मरते हुए भी बचाना चाहती थी। उसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ऐसे थी जैसे उन खुली आंखों से संजय को कहना चाहती थी, बाबू, यह तुम्हारे प्यार की निशानी है, पर इसी में तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। संजय पीछे मुड़ा और अपने घर पहुंचकर रोना शुरू कर दिया। वह अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अगर वह कल ही उसे से शादी की बात कर लेता तो शायद कस्तूरी जिंदा होती। उसके बाद वो भी कस्तूरी के प्यार में पागल जैसा हो गया। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ।